नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी, स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक वाकई हम बड़ी खबर लेकर आए हैं। एक जमाने में कहा जाता था कि हमारे दादा परदादा जो है वो 100 साल 125 साल तक जीते रहते थे। लेकिन देश की राजनीति नहीं, दुनिया की राजनीति में भी एक नया दौर आ गया है। चीन के राष्ट्रपति के बारे में, शी जिनपिंग साहब के बारे में कहा जा रहा है कि 150 साल जिएंगे। पुतिन के बारे में आज ही खबर में, अखबार में खबर छपी है कि वो लगातार जवान बने रहने के लिए कई तरह के ऑपरेशन वगैरह करवाते रहे हैं। तो अब उसी तरह की कुछ चीजें हमारे यहाँ भी निकलकर सामने आ रही है। क्या निकलकर सामने आ रही है, कैसे निकलकर सामने आ रही है, एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत जो कमान है वो शिव जी संभालते हुए नजर आएंगे। जी शिव जी। अब आप एक जिम्मेदारी दे देते हैं और खबर ऐसी है कि बोलने में भी संकोच हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पूरे ब्यूरोक्रेसी हिल जाएगी ये खबर सुनकर। 8 साल से तैयारी में थे, 8.5 वर्ष हो गए, अब तो 9वें वर्ष में प्रवेश हो रहा है। 8 वर्ष हो गए 9वें वर्ष में, और 9वें वर्ष में अब उन्हें खबर ये मिल रही है कि जिस दावेदारी को वो 9 वर्ष से तैयार कर रहे थे, अभी उसको तो 2025 वर्ष और जोड़ 47। दे, 47 तक उनका 2047। उनका नंबर ही नहीं है। 47 तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। अब ये बात किसी छोटे मोटे चेहरे ने नहीं कही है साहब, ये उसी नेता ने कही है, ये उसी व्यक्ति ने कही है जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। ये चौंकाने वाली खबर है और इस पर ध्यान देने की बात है कि जब पूरे देश में इस बात का विरोध हो रहा था कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, गडकरी जी आए, सुषमा स्वराज आई, फिर खुद राजनाथ सिंह का नाम आया, लेकिन राजनाथ सिंह चुपके से पतली गली से निकल के बोले मैं दावेदार नहीं हूं, और उन्हें झट सीधे गोवा में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का उद्घोष कर दिया। वही व्यक्ति कह रहा है, बड़ी समझने की बात है, बहुत गुणा गणित नहीं है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करता है वही अब ये कह रहे हैं कि अभी तो 25 वर्ष तक प्रधानमंत्री पद के लिए कोई लालायित ना हो। और योगी आदित्यनाथ सोच रहे थे कि 2029 का चुनाव मेरे चेहरे पर लड़ा जाएगा, मैं देश का भावी प्रधानमंत्री रहूंगा, और इसको लेकर उन्होंने 4 फरवरी बसंत पंचमी यानी 2025 के कुंभ में संत समाज के द्वारा ऐलान करने की कवायद शुरू की थी। कहते नहीं है कि ऊपर वाला बड़ा एक अपनी अलग दुनिया चलाता है, उस दुनिया में कब किसका अप डाउन आता है वो तय करता है। ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं थी कि 2029 में योगी आदित्यनाथ जी का नाम प्रस्तावित हो, और 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या की रात प्रलय आ गया। मैं प्रलय शब्द यूज कर रहा हूं, दर्शक ध्यान दें, प्रलय आ गया कुंभ में, और 4 फरवरी का वो कार्यक्रम नहीं हो सका। अब उस कार्यक्रम के बाद दोबारा फिर हवा मिली कि आरएसएस ने कहा, मोहन भागवत जी ने, कि 75 वर्ष पर छोड़ देना चाहिए पद। उस हवा को दूसरे दिन मोदी जी ने अपने समर्थकों के साथ ये ऐलान करा दिया कि पहले आप छोड़िए, आप हमसे 7 दिन पहले 75 के हो रहे हो, अगर 75 का कानून लागू होगा तो आप भी जाओगे तो मैं भी चल पड़ूंगा। भागवत जी डर गए, बोले इस्तीफा मैं भी नहीं दूंगा, मान्यवर आप भी मत दीजिए, और जब तक चाहे तब तक आप बने रहिए, और जब तक मुझे रखिए तब तक मुझे रखिए, हम एक दूसरे के साथ हैं। सब लोगों को मालूम नहीं होगा, बाल्यावस्था यानी 12 बरस से बड़ी उम्र में, यानी 15 बरस से 20 वर्ष तक नरेंद्र मोदी और भागवत जी एक ही घर में रहे हैं, एक ही घर में पले हैं, एक ही घर में बड़े हैं, और भागवत जी के पिता के सानिध्य में बड़े पले हैं। तो मोदी जी को बेहतर उनसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, और भागवत जी को मोदी जी से कोई बेहतर नहीं समझ सकता। उम्र में भी बहुत डिफरेंस नहीं है, 7 दिन का जन्म में 8 दिन का डिफरेंस है, 11 और 17। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने वक्तव्य में ये कहते हैं कि 2047 तक तो जगह ही नहीं है। आज 5 बजे देश का संबोधन और करेंगे प्रधानमंत्री जी। अब योगी आदित्यनाथ जी क्या करेंगे, और उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उस पर वो क्या करेंगे। तो योगी जी का
कार्यक्रम राजनाथ क्यों बिगाड़ रहे हैं? कहीं राजनाथ सिंह को ये तो पता नहीं है कि मेरे बेटे को मंत्री नहीं बनने में योगी जी की बड़ी भूमिका रही। दोनों बार मेरा विधायक बेटा चुना गया और मंत्री एक बार भी नहीं बनने दिया, तो हम तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। मैं फिर एक बड़ी गंभीर आपको बात बता रहा हूं। अब ये सब चीजें कितनी सटीक है, मैं सीधा पाठक जी के पास पहुंचूंगा। या आप एक उबलती हुई खबर ले आए हैं, सुलगती हुई लकड़ी लाए हैं। ये सुलगना किसको धुआं करेगा, किसके घर में ज्वालामुखी फटेगा? देखिए शिव जी, बहुत ही दिलचस्प खबर के साथ बहुत ही दिलचस्प एंगल से आपने इसकी शुरुआत करी है। उस एंगल पे आऊंगा, लेकिन दर्शकों को मैं थोड़ा सा पहले ले जाया करूंगा, क्योंकि बीजेपी लंबे समय तक कवर किया है। बहुत सारी बातें ऐसी है जो मुझे लगता है कि दर्शकों को जानना चाहिए। और नितिन गडकरी का जब पत्ता कटा 2012 में, जब उनको दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संविधान तक बदल दिया था, तो दोबारा अध्यक्ष बनने जा रहे थे। अचानक पूर्ति का मामला सामने आ गया। पूर्ति का मामला सामने आता गया, कई तरह की परिस्थितियां बनी, गडकरी साहब दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाए। आडवाणी लॉबी ने दबाव डाला। वेंकैया नायडू का अध्यक्ष बनना बनना लगभग तय हो गया। नायडू साहब के यहाँ मिठाइयां आनी भी शुरू हो गई और नायडू साहब के यहाँ मिठाइयां बनने की तैयारी भी शुरू हो गई। अचानक अचानक देर रात ये खबर आता है कि नायडू जी तो इंतजार ही करते रह गए और राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। इसके पीछे उस समय की गुजराती लॉबी की एक बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही थी और बाकायदा राजनाथ सिंह ने उस एहसान का कर्ज भी चुकाया। 2013 गोवा कारकानी, आडवाणी नहीं गए। कई बड़े दिग्गज नेता बीमार हो गए, उस कारकानी में नहीं गए। आडवाणी खेमे के नेताओं ने एक तरह से बाइकआउट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। लेकिन राजनाथ सिंह अड़े रहे, डटे रहे और जिस कमरे में बैठकर अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 के गुजरात दंगे के बाद नरेंद्र मोदी को राजधर्म का निभाने की सलाह देते हुए इस्तीफा देने का एक तरह से प्लान बनाते नजर आ रहे थे, इस्तीफा लेने का, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लेने का प्लान बनाते हुए नजर आ रहे थे, उसी कमरे में नरेंद्र मोदी को बिठाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया बना दिया। बाद में दिल्ली में आए, दिल्ली में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। और एक बार फिर से जब नरेंद्र मोदी फंसते हुए नजर आए 75 वर्ष की आयु सीमा को लेकर, 75 वर्ष की उम्र को लेकर, तो राजनाथ सिंह एक बार फिर से मैदान में आ गए। क्या राजनाथ सिंह ने बोला, कैसे राजनाथ सिंह ने बोला, वो मैं बताने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि निशिकांत दुबे ने भी इसी तरह की बात कही थी कि अगले 20-25 वर्षों तक प्रधानमंत्री का पद जो है वो खाली नहीं है। लेकिन निशिकांत दुबे बीजेपी के आला कमान के नजदीक तो है, लेकिन तकनीकी रूप से वो एक सांसद है। लेकिन राजनाथ सिंह का कहना है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, वर्तमान में रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी में एक मार्गदर्शक मंडल है। बहुत कम दर्शकों को पता होगा। उस मार्गदर्शक मंडल में लोगों को लगता है कि आडवाणी जी या जोशी जी होंगे और भी 75 पार के कई नेता होंगे। लेकिन उस मार्गदर्शक मंडल में मैं हमेशा दर्शकों को बताता हूं कि एक बार खोज के देख ले। उस मार्गदर्शक मंडल में पहले नंबर पे नरेंद्र मोदी साहब है, दूसरे नंबर पे खोल के बैठा हूं अपने सामने, दूसरे नंबर पर लालकृष्ण आडवाणी साहब है, तीसरे नंबर पर मुरली मनोहर जोशी साहब है और चौथे नंबर पे राजनाथ सिंह साहब है। जब ये मार्गदर्शक मंडल बनाया गया था तब राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन वही मार्गदर्शक मंडल में बने हुए हैं। इसके बाद अमित शाह बने, उनको मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाला गया। उसके बाद जेपी नड्डा बने, उनको मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाला गया। तो राजनाथ सिंह आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं, मोदी सरकार के ज्यादातर मंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बनाने। तो राजनाथ सिंह भी लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं टीवी चैनलों को, अमित शाह भी लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं टीवी चैनलों को। तो राजनाथ सिंह एक चैनल में बोलते हैं कि नहीं भैया 29-34 नहीं 39 तक बने रहेंगे। फिर दूसरे चैनल की बारी आती है, वहां से कुछ एक्सक्लूसिव निकालना होता है, तो हंसते हुए दूसरे चैनल में बोल देते हैं कि 2044 तक भी बने रहेंगे और 2047 में देश को विकसित भारत बनाकर ही वो पद छोड़ेंगे। यानी 2029 में भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, 2034 में भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, 2039 में भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, 2044 में भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं होंगे, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि वो विकसित भारत बनाकर छोड़ेंगे। तो भैया फिर 2044 का लोकसभा चुनाव जिताकर वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, 47 में विकसित भारत बना देंगे, तो 49 काहे छोड़ दिए? 49 में भी उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता ही देते, 99 का आंकड़ा पूरा हो जाता। और जब 99 तक वो वर्ष तक वो रह ही लेंगे तो 100 और पूरा कर देते, एक दो और चुनाव जीत जाते।
लेकिन राजनाथ सिंह ऐसा कहते हुए जो हंस रहे थे, ये कहने के बाद मैं दर्शकों से कहूंगा जरा जाए टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया पे छोटे छोटे क्लिप वायरल हैं। नहीं नहीं, हंसते हुए 2044 तक भी बने रहेंगे, जब विकसित भारत बना देंगे उसके बाद छोड़ेंगे, और उसके बाद हंस जाते हैं। अब ये हंसी कटाक्ष है क्या? क्या ये हंसी एक बड़ा इशारा है क्या? और अगर बड़ा इशारा है तो क्या वो नरेंद्र मोदी के लिए है? अगर बड़ा इशारा है तो क्या वो योगी आदित्यनाथ के लिए? क्योंकि ये मानकर चलिए कि जिस तरह से गुजराती लॉबी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किनारे कर दिया, नहीं बल्कि किनारे लगा दिया, ऐसी संकट की बेला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत साहब एक ही दो लोगों से बात कर पाते हैं, जिसमें नितिन गडकरी साहब हैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों की बात करें, और जिसमें राजनाथ सिंह साहब। तो हंसते हुए राजनाथ सिंह का ये कहना अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करता हुआ नजर आता है। और राजनाथ सिंह की छवि जरूर बना दी गई है कि बड़े लोकप्रिय नेता है, लेकिन राजनाथ सिंह के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी 2009 का लोकसभा चुनाव हारी थी, बुरी तरह से हारी थी। और राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो ऐसा उत्तर प्रदेश से पार्टी को वनवास का सामना करना पड़ा कि अगले 13-14 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं। राजनाथ सिंह जब झारखंड के प्रभारी हुआ करते थे, तो झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी ने उठापटक कर दी, तमाम लोग राजनाथ सिंह की तारीफ करते हैं, सिर्फ तमाम लोग तारीफ करते हैं। लेकिन हम लोग तो भाई फकीर टाइप के आदमी है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैं तो तथ्यों के साथ कहता हूं कि जो भी भाजपाई राजनाथ सिंह की तारीफ करते हैं, जरा ये बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री बने तो ऐसे मुख्यमंत्री बन के हटे कि फिर सत्ता में नहीं आ पाए। झारखंड के प्रभारी बने तो झारखंड में बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया। पहली बार अध्यक्ष बने तो भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी बार अध्यक्ष बने तो वो अध्यक्षता उनकी नहीं थी, वो गुजराती लॉबी ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली की लॉबी ने उनको प्लेट में सदाकर अध्यक्षी दी थी, और इस शर्त पर दी थी कि वो नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएंगे। 14 की जीत राजनाथ सिंह की जीत नहीं थी, 14 की जीत शुद्ध तौर पर, विशुद्ध तौर पर नरेंद्र मोदी साहब की जीत थी। लेकिन उसके बावजूद भी राजनाथ सिंह बड़े नेता बने हुए हैं, और आप तो हंसते हुए अंदाज में कह चुके हैं कि भाई 97 वर्ष तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जिसको जो समझना है समझे, जिसको जो करना है करे। लेकिन उनकी हंसी से अमित शाह जरूर कुड़ रहे होंगे, अमित शाह जरूर चिढ़ रहे होंगे। नहीं, अमित शाह ही क्यों चिढ़ेंगे? उनकी हंसी से, उनकी इस कुटिल मुस्कान से योगी आदित्यनाथ के भी चेहरे की हवाइयां उड़ जाएंगी। जो जो दावेदार हैं, नितिन गडकरी सोच रहे हैं कि हमारी तो दावेदारी पहले आई तो पूर्ति घोटाला, और इस बार एथेनॉल, पैथोनॉल, जाने क्या क्या नॉल, वो सब बर्नॉल फर्नॉल सब सामने आ गए। आखिर क्या करें? प्रधानमंत्री पद से उचित दूरी बना लें। नितिन गडकरी रात को विचार करते होंगे। जैसे एक बड़ी बात आपको आज बता रहा हूं पाठक जी, जैसे हम लोग शाम को अपना प्रोग्राम करके हमें शाम को सोचना नहीं पड़ता है, हमें केवल ये सोचना पड़ता है कहीं कम्युनिटी गाइडलाइंस ना आ जाए। बाकी हमें नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि हम जो तथ्य रखते हैं वो अपने सच्चे रखते हैं। लेकिन जितने भी ये मीडिया में पत्रकार हैं, जब रात को बैठते होंगे तो ये विचार करते होंगे कि हमने पत्रकारिता को पैरालाइज क्यों कर दिया, हमने पत्रकारिता को विकलांग क्यों बना दिया, हमने इसे अपंग क्यों बना दिया। ये तो नहीं पूछना चाहिए था। एक बार ये सवाल हमें जरूर करना चाहिए था कि ऐसे हमें सवाल पूछने चाहिए। तो ये रात को जब ये इनके दिमाग पे चढ़ जाती होगी तो इन्हें घंटों नींद नहीं आती होगी, लेकिन हमें विचार नहीं करना पड़ता है। हम बेबाकी से अपनी टिप्पणी रखते हैं, हम भूल भी जाते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या कहा था, क्योंकि हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें रोज झूठ परोसना होता तो फिर याद रखना पड़ता है कि कल हमने संतोष पाठक जी से कहीं ये तो नहीं पूछा था कि राहुल गांधी नानी के यहाँ कब गए, राहुल गांधी मामा के यहाँ कब गए, राहुल गांधी ने रायबरेली में क्या बोला। वो सब हमें रटना पड़ता है। हमें क्या रटना पड़ता है कि फलाने सन में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी का हश्र क्या हुआ। हमें याद रखना पड़ता है कि राजनाथ सिंह जब प्रभारी बनाए तो बीजेपी का हश्र क्या हुआ, और जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बनाए तो उनका क्या सोच थी, वो क्यों रुक रहे थे शपथ ग्रहण करने को, जब तक 2 नंबर पद नहीं हो गया तब तक गए क्यों नहीं। तो ये ढेर सारे सवाल हमारे जहन में होते हैं। लेकिन हमें ये रात को चिंता नहीं होती है कि जो दिन में हमने प्रोग्राम किए उनमें कहीं हमने कुछ गलत तथ्य तो नहीं प्रस्तुत कर दिए जिससे कि हमें आंतरिक नुकसान पहुंचा हो। ये पत्रकारों को चिंता होती है। मैं कल देख रहा था कई एंकर
इस वोट चोरी पे ये लग रहा था कि चुनाव आयोग की सदस्यता लेकर काम कर रहे हैं या चुनाव आयोग में कोई कर्मचारी है। प्रधानमंत्री को कमजोर साबित किया राहुल गांधी ने, तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। आज 5 बजे वो बताएंगे कौन ताकतवर है कौन कमजोर है। हमें तो ये सवाल करना चाहिए आखिर राहुल ने क्यों बताया कमजोर। कल देश की इतनी बड़ी खबर थी H1 वीजा वाली, क्या किसी पर ईमानदारी से इस पर बहस हुई, क्या बातचीत हुई? देश में कितने घुसपैठिए इन 10 वर्ष के दौरान निकाले, घुसपैठिए 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 पे दिन भर सवाल होते हैं। क्या किसी एंकर ने डाटा निकाल के इस पर विस्तृत बातचीत की? हम लोग करेंगे। ये अभी गर्मा गर्म खबरें एक दिन में निकले फिर हम करेंगे कि पिछले 10 वर्ष में कितने घुसपैठिए आए और उससे पहले 10 वर्ष में कितने घुसपैठिए आए और कितने सरकार ने निकाले और कितने सरकार ने इस 10 वर्ष में निकाले, कंपेरिजन करेंगे। ये खबरें होती। अब खबर ये पूछनी चाहिए कि राजनाथ जी को क्यों पता लगा? क्या राजनाथ सिंह का भी पत्ता कट गया कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी की लिस्ट में नहीं रहेंगे? तो उन्होंने कहा अच्छा, साहब है। प्रधानमंत्री छोड़िए शिव जी, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तो छोड़िए, राजनाथ सिंह का यही तय नहीं है कि अगली बार उनको लखनऊ से लोकसभा का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो कैबिनेट कमेटियां जितनी गठित की गई थी, उसमें से राजनाथ सिंह को किसी कमेटी में शामिल नहीं किया गया था। बाद में थोड़ा बहुत नागपुर वागपुर कई जगह फोन फान किए तो पता लगा कि कैबिनेट कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स में उनको डाल दिया गया, जिसका कोई बहुत ज्यादा काम नहीं होता। बस संसद सत्र की तारीख को लेकर वो कमेटी बैठती है, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। तो पिछली बार ही उनको एक तरह से उनकी हैसियत बता दी गई थी तमाम कमेटियों से बाहर का दरवाजा दिखाकर, और अब अगली बार 2029 के लोकसभा चुनाव में खुद उनको लोकसभा का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब वो बोल रहे थे कि 29 में, 34 में, 39 में, 44 में, 47 तक रहेंगे, और उसके बाद जो उनकी हंसी है, वो हंसी बहुत कुछ कहती हुई नजर आती है। और उस हंसी से लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा बड़ा चल रहा है जिसका नतीजा आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। वो क्या है पर्दे के पीछे, वो क्या चल रहा है? क्या नरेंद्र मोदी साहब विदा होने वाले हैं? क्या आज 5 बजे कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? और आपने भी अपने प्लेटफॉर्म पे स्टोरी करी, मैंने भी अपने प्लेटफॉर्म पे स्टोरी करी। मैंने तो 3 चीजें कही कि क्या मोदी साहब इस्तीफा देंगे, क्या मोदी साहब माफी मांगेंगे, क्या मोदी साहब ट्रंप को जवाब देंगे। और ये 3 चीजें कैसे कही और क्यों ये चीजें निकलकर सामने आई कि आपने, ये कहा जा रहा है कि भाई कल से जो जीएसटी की दरें कम हो रही हैं तो चीजें सस्ती होंगी, उसके बारे में वो बोलेंगे। अरे वो तो फैसला जीएसटी काउंसिल कर चुकी है, ऐलान हो चुका है। उसके बारे में प्रधानमंत्री के आने का मतलब कोई बड़ी बात होती है? आज तो 8 बजे की बजाय 5 बजे आ गए, क्योंकि 8 बजे भारत पाकिस्तान का मैच खेला जाना है, तो उनको लगा टीआरपी मिलेगी नहीं, लोग देखेंगे नहीं। तो मैच के कारण अगर एक प्रधानमंत्री अपने टाइम को, शेड्यूल को बदल देता है, तो आप सोच लीजिए कि कितने ताकतवर होंगे। इसलिए ताकत की बात, प्रभावशाली होने की बात तो हम छोड़ ही देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप जीएसटी पे बोलने आ रहे हैं, तो पिछले इतने सालों से जो जीएसटी के नाम पर लूट मचा रखी थी आपने, क्या उसके लिए माफी मांगी? 75 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर क्या इस्तीफा देंगे? और आपके तथाकथित मित्र, अब तो मैं तथाकथित शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि वो मित्र जैसा कोई काम कर नहीं रहे, तो वो जो लगातार भारत को, भारतीयों को, और कल तो उन्होंने भारतीय युवाओं के पेट पर एक तरह से लात मारने का काम किया। उसके बाद आप अचानक गुजरात में जागते हैं और गुजरात में कहते हैं कि हमें कोई, हमारा देश दुश्मन नहीं है, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए। अरे 11 साल में आपने स्वदेशी और आत्मनिर्भर होने के लिए किया क्या है? मेक इन इंडिया का ठप्पा लगाने के अलावा। और मेक इन इंडिया ठप्पा लगा जो सामान मिलता है, उसके इक्विपमेंट्स कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, क्या किया आप? कुछ नहीं किया आपने। और उसके बाद भी अगर आप श्रेय लेने आ जाते हैं, तो फिर तो आपको देश को ये भी बताना चाहिए कि भाई साहब, आपने एक देश एक टैक्स का वादा किया था, कहाँ है एक देश एक टैक्स? निर्मला सीतारमण जो इनकी वित्त मंत्री कह रही कि देश अभी तैयार नहीं है एक देश एक टैक्स के लिए। अरे देश को तैयार नहीं होना है, आपको तैयार होना है अपनी लूटमार बंद करने के लिए। आप पेट्रोल डीजल को, अल्कोहल को, यानी शराब को जीएसटी के दायरे में ला दीजिए ना, पेट्रोल डीजल सीधे सीधे 35 से 40 रुपए सस्ता हो जाएगा। आप तैयार नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको खर्चे करते हैं, आपको विदेश घूमना जाना है, आपको अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च करना है, आपको अपने तामझाम पर खर्च करना है। झूठ बोलते थे आप लोग। सदन के अंदर गृह मंत्री ने कहा था प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो खर्चा बचाने के लिए रात को होटल में ठहर जाते हैं। यहाँ तो कई सारे आरटीआई हैं,
कि कितने करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री साहब का खर्च होता है। जन्मदिन पर भी आरटीआई डाली गई है कि उसमें बधाई लेने के लिए कितने पैसे खर्च किए गए, इसका भी सच सामने आना चाहिए। तो मैं नहीं मानता कि इस्तीफा देंगे, मैं ये भी नहीं मानता कि माफी मांगेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन मैं दो चीजों की उम्मीद तो करता हूं कि जब वो आ जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे बताएंगे और इस देश की जनता को सच बताएंगे। जो उन्होंने भाषण दिया था ना कि किसानों के हितों का मैं पूरा ध्यान रखूंगा, भले ही मुझे व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़े। वो व्यक्तिगत नुकसान क्या है? ये देश वही तो जानना चाहता है कि भाई साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे बोलने से आपका कौन सा व्यक्तिगत नुकसान हो जा रहा है? आपका व्यक्तिगत नुकसान है या आपके दोस्त का व्यक्तिगत नुकसान? ये व्यक्तिगत नुकसान किसका है? तो आज मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री साहब आए तो देश की जनता के सामने सच बोले कि भाई डोनाल्ड ट्रंप क्यों डरा रहे हैं उनको, और अगर वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने अड़ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो कौन सा उनको व्यक्तिगत नुकसान हो जाएगा। और उनको ये भी बताना चाहिए कि देश बड़ा है या दोस्त बड़ा है, देश बड़ा है या पार्टी बड़ी है, देश बड़ा है या उनके शौक बड़े हैं, देश बड़ा है या उनके महंगे कपड़े बड़े हैं, देश बड़ा है या उनके महंगे चश्मे बड़े हैं, देश बड़ा है या उनका तामझाम बड़ा है। और ये भी उनको बताना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो भी प्रचारक रहे हुए, इसलिए उनको एक बार बता भी देना चाहिए कि भैया सिर्फ मैं ही नहीं डूबा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी लाखों रुपए के चश्मे पहनते हैं, लाखों रुपए की घड़ियां पहनते हैं, उनको भी एएसएल सिक्योरिटी चाहिए, उनको भी सारा तामझाम चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। ये तमाम चीजें अगर वो सच बता देंगे इस देश की जनता को, तो शायद इस देश की जनता उनको माफ कर दे। याद कीजिए 62 की लड़ाई के बाद जवाहरलाल नेहरू ने सदन के अंदर भी सच बोला था, देश की जनता से भी सच बोला था, अपनी गलती उन्होंने स्वीकार की थी। लीडर वही होता है सिर्फ। संकट की घड़ी में अगर आपकी किसी गलती की वजह से देश संकट में फंस गया हो, तो आप सामने आकर देश की जनता के सामने सच स्वीकार करें कि हाँ भाई, मेरे से ये गलती हुई जिसकी वजह से मेरे देश के लोगों को इस तरह के संकट में फंसना पड़ा। लेकिन हम इस संकट को स्थिति को सुधारेंगे, हम अपनी गलती को सुधारेंगे, और हम किसी भी अरे गहरे नथु खैरे को 144 करोड़ भारतीयों के अपमान करने की इजाजत नहीं देंगे। होगा कोई देश अपने घर का ताकतवर, होगा कोई देश अपने घर का ताकतवर नेता, लेकिन किसी भी देश को ये इजाजत नहीं दी जा सकती। और याद कीजिए, भारत इतना कमजोर भी नहीं है। 62 में, 65 में, 71 में, 99 से कहीं ज्यादा मजबूत 2025 में है। कमजोर है तो भारत के नेता, कमजोर है तो भारत के प्रधानमंत्री, कमजोर है तो भारत की सरकार, नहीं तो 144 करोड़ देश की आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि खबरदार डोनाल्ड ट्रंप, अगर तुमने दोबारा बोला, सारी अमेरिकी कंपनियों का बोरिया बिस्तर बांध के अमेरिका भिजवा दूंगा, तुरंत लाइन पर आ जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। और ये मान के चल लीजिए कि अगर लाइन पर नहीं चलेंगे तो अमेरिका के सांसद उनके खिलाफ महाभियोग लगा के जबरदस्ती राष्ट्रपति भवन से उठाकर उनको बाढ़ फेंक देंगे कि मिस्टर ट्रंप, यू आर नॉट कैपेबल टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इसके लिए दम चाहिए, हिम्मत चाहिए, दोस्त के स्वार्थ का त्याग करना होगा। तो आज शाम को 5 बजे हम सबकी नजर बनी रहेगी हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब बोलते क्या है। जी जी। ने बड़ी गंभीर बात की। पूरा देश ने 8 सबसे पहला जो संबोधन था वो 8 नवंबर 2016 को था, नोटबंदी। उसका भी दंश इस देश ने झेला। उसके बाद 19 में संबोधन तब हुआ जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जिस पे चुनाव आयोग ने बिल्कुल नहीं कुछ कहा। पुलवामा के बाद महिला शक्ति को लेकर उन्होंने बोला। उससे पहले पुलवामा में वो आज तक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आई। उसके बाद 4 संबोधन हुए उनके 2020 में। पहला संबोधन लॉकडाउन का ऐलान, दूसरा संबोधन दिया जलाओ अभियान, तीसरा संबोधन लॉकडाउन की अवधि बढ़ाना, और चौथा संबोधन वैक्सीन लगाए जाने का ऐलान। 5वां संबोधन वैक्सीन वयस्कों के लिए फ्री करना। उसके बाद संबोधन आया 2021 में, और 4 साल बाद ये संबोधन है। पूरे देश की आज निगाहें टिकी रहेंगी। आज प्रधानमंत्री का संबोधन है, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, 40 मिनट सीमा पर फायरिंग हुई है, और आज ही पाकिस्तान के साथ भारत का मैच है। एक जवान शहीद हुआ है, हमने शहादत दी है। हमारे किसी किसान के बेटे की शहादत हुई है, किसी नेता के बेटे की शहादत नहीं हुई है। बोलते समय जबान लड़खड़ा जाती है मेरी भी। कैसे कहूं, मैं भी किसान परिवार से आता हूं, मेरे भी पिताजी ने कारगिल का युद्ध लड़ा है। मुझे पता है, मैं उस समय फोन नहीं हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, रात भर धकर धकर होती थी,
कोई खबर मिल जाती थी, अखबार और रेडियो के जरिए टिके रहते थे, खबर मिल जाए कोई। सोचिए जिसके बेटे हैं, अभी आपने 2 दिन पहले एक वायरल ऑडियो सुना होगा एचडीएफसी बैंक की एक महिला कर्मचारी का। क्या हो रहा है इस देश को? मानवीय संवेदनाएं हम खो बैठे हैं, सब सिस्टम ध्वस्त हो गया है। कुछ भी लिख दीजिए। अभी मैंने वीडियो वो डाला है फेसबुक पेज पर, कई लोगों ने कई तरीके के कमेंट लिखे हैं। ये सब चीजें, कमेंट आप लिखने के स्वच्छ, आपको स्वच्छ वातावरण मिलता है, लेकिन कभी मेरी बात को भी तो सुन लिया करो। कई लोगों ने लिखा कि प्रधानमंत्री पद की तुम्हें शपथ शाम को दिलाई जाएगी। भैया मुझ में कहां इतनी हिम्मत है, हम तो कहते हैं तुम्हारी बातें सच हो जाएं, मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या होगा। तुम्हारी कही हुई बातें सच हो जाए। कल पाठक जी तो मुख्यमंत्री तक ही रुके हुए थे, हम तो आपको और होशियार मानते हैं, आपने दिया। एक पोस्टिंग प्रमोशन हो रहा है बिना कहे लिखे पढ़े नहीं, चुनाव लड़े नहीं। तो कुल मिला के ये है कि हम एक, हमारे आंखों पर ये ऐनक लगी है, हमारी निगाह कमजोर हो गई, हमने दोबारा पहन लिया, अब हमें फिर सही दिखाई देने लगा। ये ऐनक उतार दीजिए अंधभक्ति की, रोजगार की चिंता कीजिए, महंगाई की चिंता कीजिए, और ये सवाल कीजिए कि 8 वर्ष पहले जब विपक्ष ने आपसे सवाल उठाया कि जीएसटी की दर ज्यादा है, तो आपने कम क्यों नहीं किया? अगर जीएसटी समझाने को आओगे या फिर समझाओगे प्रधानमंत्री को सबसे कमजोर साबित कल राहुल गांधी ने कर दिया है, या सफाई प्रस्तुत करोगे कि पाकिस्तान ने सीज फायर जरूर तोड़ा है, लेकिन मैच खेलना हमारी मजबूरी है, क्योंकि मैच का सारा जिम्मा अमित शाह के बेटे पर है। बहुत सवाल हैं पाठक जी, कोई कमेंट करेंगे तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। नहीं, एक बात तो बिल्कुल सही है, आपने जो सवाल उठाया, मैच खेलना जरूरी है क्या? और ये सवाल सिर्फ एक मैच का नहीं है, आपके डबल स्टैंडर्ड का। आप प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या कहते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या कहते थे और करने लग गए। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, याद है? कि हम पाकिस्तान से खेलने का तो सवाल ही नहीं उठता, पाकिस्तान को तो आईसीसी से निकलवा देना चाहिए। आप तो उनके बेटे के हाथ में ही सब कुछ है, पाकिस्तान को निकलवा नहीं रहे, खेल रहे हैं। और तर्क क्या दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता, कि नहीं यूएई नाराज हो जाए। अरे भैया, आप प्रधानमंत्री भारत के हो कि यूएई के हो? आपको भारत की जनता की नाराजगी के बारे में सोचना है कि यूएई की नाराजगी के बारे में सोचना है? यही सोचते सोचते तो भारत को आपने यहां ला दिया कि अमेरिका हड़का रहा है, पाकिस्तान हड़का रहा है, चीन अमेरिका दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ अब सऊदी अरब ने समझौता भी कर दिया, पाकिस्तान के साथ कई मुस्लिम देश भी समझौता करने जा रहे हैं, जहां पर भारत के, जहां जहां भारत के ज्यादातर लोग, ज्यादातर युवा काम करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के देश हो, वहां वहां भारतीयों के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि आपको पहले से सब कुछ पता होता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते। तो आज तो मोदी जी से एक और अपील करूंगा कि भैया जो भी जानकारी आपके पास है उसको सामने रख देना, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पिटारे से भारत के लिए, भारतीयों के लिए, भारतीय युवाओं के लिए और कौन कौन सी बैड न्यूज निकाल कर लाने वाले हैं, कम से कम आप ही आगाह कर दो, क्योंकि इंटेलिजेंस से जानकारी तो मिली होगी। डोभाल साहब तो है ही हमारे जेम्स बॉन्ड साहब, तो उस जानकारी को साझा कर दो देश को। इतना ही कहूंगा कि देशवासियों से आज प्रधानमंत्री सच बोलेंगे, इस बात की मैं अपील करता हूं, इस डिस्क्लेमर के साथ कि मुझे इस बात की उम्मीद बहुत कम है। चलिए ठीक है, हमें इजाजत दीजिए। दर्शकों का आभार, धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की, क्योंकि ये मुद्दे मेन स्ट्रीम की मीडिया खबर नहीं करेगी, क्योंकि वो तो मानती है अजय अमर अजर हैं हमारे प्रधानमंत्री, न वो हटेंगे, न वो इस्तीफा देंगे, न कहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक दिव्य पुरुष हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, और नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति को समझ पाना मेरे बस की बात नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।